हेलो दोस्तों, आज के हिंदू के एडिटोरियल डिस्कशन के अंदर आपका स्वागत है। आज हम 4 आर्टिकल को डिस्कशन करेंगे। पहला आर्टिकल हमारा क्राइम एज पनिशमेंट से रिलेटेड होगा। ये क्राइम से रिलेटेड आर्टिकल है जो कल विकास दुबे नाम का जो क्रिमिनल है वो उसका फर्जी एनकाउंटर होगा, उससे रिलेटेड है। दूसरा आर्टिकल हमारा रिफॉर्म इन क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म से रिलेटेड होगा। तीसरा आर्टिकल हमारा फिजिकल काउंसिल से रिलेटेड होगा और चौथा हमारा आर्टिकल होगा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। चलो हम पहला आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। पहला आर्टिकल पहला आर्टिकल हमारा रिलेटेड है क्राइम एज ए पनिशमेंट। उत्तर प्रदेश का एक गैंगस्टर था विकास दुबे नाम का, जो मध्य प्रदेश के उज्जैन के महाकाल टेम्पल से वहाँ से उसे पकड़ा गया। और जब उत्तर प्रदेश की पुलिस उसे वापस अपने गृह राज्य के अंदर, अपने होम स्टेट के अंदर लेके आ रही थी, तो स्टोरी के इस आर्टिकल के अनुसार उसका फर्जी एनकाउंटर हो गया। तो इस आर्टिकल के अंदर इस आर्टिकल ने राइटर ने ये बताने की कोशिश की है कि कैसे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो नहीं किया इस आर्टिकल। कोई भी क्यों नहीं, क्रिमिनल्स हो या ना हो, क्रिमिनल्स ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो किया जाना चाहिए। जब ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो नहीं किया गया तो यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है सोसाइटी के अंदर। क्योंकि सोसाइटी के अंदर जब आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो नहीं करोगे तो पुलिस किसी को भी क्रिमिनल ठहरा सकती है और किसी को भी उसका पनिशमेंट दिया जा सकता है और फर्जी एनकाउंटर हो सकता है। इस स्टोरी के अकॉर्डिंग इसमें इस पूरी स्टोरी को पुलिस के द्वारा नरेट किया गया। पुलिस ने यह बताने की कोशिश की है कि कैसे विकास दुबे को लाया उत्तर प्रदेश लाया जा रहा था, तो उसने भागने की कोशिश की और वापस से उसने बैक फायर करने की कोशिश की पुलिस कन्वे के ऊपर। तब पुलिस ने अपने सेल्फ डिफेंस के अंदर उसे एनकाउंटर कर दिया, उसे मार गिरा दे बस। बट प्रॉब्लम ये है उत्तर प्रदेश और पूरे स्टेट राज्यों के अंदर कहीं पे भी क्यों नहीं हो कि अब क्रिमिनल, पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेसी के हमेशा नेक्सस देखने को मिलती। इस नेक्सस की वजह से इस तरह के मतलब कि विकास दुबे नाम के क्रिमिनल्स पनपते हैं और उनके किसी भी पार्टी के अंदर रिलेशन हो, कौन सी भी पॉलिटिकल पार्टी पावर में होती है, उनके हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ में अच्छे रिलेशंस होते हैं। इसकी वजह से वो हमेशा बचे रहते हैं। उसके ऊपर लगभग 60 के आसपास, मतलब कि 5 डजन केस है, लेकिन वो अभी भी मोस्ट वांटेड लिस्ट के अंदर नहीं था। तो इसका मतलब ये होता है कि ये क्यों मोस्ट वांटेड लिस्ट के अंदर नहीं था, क्योंकि ये उसके अच्छे खासे नेक्सस थे जो रूलिंग पार्टी के साथ हो और प्रीवियस पार्टी की जितनी भी प्रीवियस रूलिंग पार्टीज थी उनके पास भी था। और वैसा का वैसा अब हम लेकिन होता क्या है कि जब ये क्रिमिनल मारा गया तो पूरी सिविल सोसाइटी के अंदर से जितने भी लोग थे, मैक्सिमम लोग हैं, उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि इसका जो एनकाउंटर हुआ वह सही है। लेकिन ये एनकाउंटर को आप सही नहीं ठहरा सकते। मतलब कि गांधी जी की एक बात थी, गांधी जी ने एक बात बताई थी कि मीन्स और डीड्स के बारे में। जब आपके मीन्स भी अच्छे हो तो डीड्स भी अच्छा होना चाहिए। मीन्स का मतलब कि जो आपने जो कार्य किए, जब कार्य आपके अच्छे होंगे तो उसका रिजल्ट भी अच्छा होगा। जब कार्य अच्छे नहीं किए तो रिजल्ट भी बुरा होगा। चाहे आपका रिजल्ट अच्छा क्यों नहीं हो, लेकिन आपके मीन्स अच्छे नहीं है तो उस चीज़ की कोई वैल्यू नहीं रहती। इसी तरह का हमने कुछ इस लॉकडाउन से पहले की बात है, जब हैदराबाद के अंदर 4 क्रिमिनल्स का एनकाउंटर हुआ था। वो एनकाउंटर है कि दिशा नाम की एक लड़की के रेप के चार्जेस के अंदर उन्हें पकड़ा गया था। और जब उन्होंने वापस से उनको इन्वेस्टिगेशन जहाँ पे वो क्राइम किया, जब उन्हें वहाँ ले जाया गया तो उन्होंने पुलिस की स्टोरी के अकॉर्डिंग जब उन्हें वहाँ ले जाया गया था तो उन्होंने भागने की कोशिश की। तब उन्होंने उन्हें मार गिराया वहाँ बेचारे। तब भी हमने और पूरी सिविल सोसाइटी और स्टेट वहाँ के जितने भी लोग थे, पूरे ऑल इंडिया के लोग और इवन पॉलिटिशियंस ने भी इसे सेलिब्रेट किया था। बट सेलिब्रेट करने के बाद में ये देखने को मिला कि उसके बाद में एक कमेटी का फॉर्मेशन किया गया हैदराबाद के तेलंगाना के अंदर। तो उस कमेटी के अंदर उस कमेटी ने भी पुलिस को क्लीन चिट दे दी। तो ये चीज़ें सही नहीं है, और क्या चीज़ सही है और क्या गलत है ये हमारे रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व है
कि मतलब कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसने भी कोई ध्यान नहीं देने की कोशिश करी। कोर्ट्स है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, ये भी ध्यान देने की कोशिश नहीं करती। और जितना हो सके मॉब लिंचिंग नहीं होनी चाहिए, मॉब वायलेंस नहीं होनी चाहिए, और उन्हें उसके मॉब जस्टिस इज़ नॉट ए ऑलवेज जस्टिस। और हमें ये दिखाने की कोशिश करनी चाहिए कि हर किसी को रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग उसे जो भी सज़ा है वो मिलनी चाहिए। ये था हमारा ये आर्टिकल। अब दूसरा आर्टिकल हमारा है क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म से रिलेटेड है। इसके अंदर राइटर ने ये बताने की कोशिश की है कि किस तरह से हमारे क्रिमिनल लॉ को रिफॉर्म किया जा सकता है। प्रीवियस रिफॉर्म कमीशंस थे, कमेटी बनाई गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, उन्होंने क्या सजेशन दिए थे और कौन से सजेशंस है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सेप्ट किए थे और कौन से जो सजेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सेप्ट नहीं किए, जिसकी वजह से ये अभी भी प्रॉब्लम चल रही थी। अब तो नया चीज़ क्या हुआ है कि हमारी जो यूनियन होम मिनिस्ट्री है, उन्होंने एक कमेटी का गठन किया कि उस कमेटी का नाम कमेटी फॉर द रिफॉर्म ऑफ क्रिमिनल लॉस, मतलब एक कमेटी गठित की है जो क्रिमिनल लॉ को रिफॉर्म करने के लिए गवर्नमेंट को सजेशन देगी। लेकिन इसके अंदर एक बहुत क्रिटिसिज्म पैदा हो सकता है, जितने भी जूरिस्ट है, लॉयर्स है और जो सिविल सोसाइटी है, कि मतलब कि इसके अंदर ये चीज़ चालू हो जाती है कि पहले भी इन चीज़ों को बहुत सारी कमिटीज़ आई थी, उसमें अंदर बहुत सारी रिफॉर्म की बात की थी कि जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पे इंडियन पिनल कोड 1860 जो आईपीसी है उसको चेंज करने की कोशिश, उसको रिफॉर्म लाने की कोशिश की गई। और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसेस सीआरपीसी था जो 1973 के अंदर वापस से उसे रिफॉर्म किया गया। और एविडेंस एक्ट था जो 1872 में आया था, उसको भी वापस से रिफॉर्म लाने की कोशिश की गई। तो इसके अंदर ये बताने की कि जो भी हम रिफॉर्म लाने की कोशिश की जाए उससे कॉम्प्रहेंसिव हो और केयरफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, डिलिब्रेशन होना चाहिए, जिससे कि पूरी सिविल सोसाइटी को, जितने भी जूरिस्ट है, लॉयर्स है, सिविल सोसाइटी है, एनजीओ से, उन सबको एक साथ में शामिल किया जाए और उनकी ओपिनियन को शामिल किया जाना चाहिए। ठीक है, तो फिर इसके अंदर रिकमेंडेशन करने की बात आई है। करने की बात है रिफॉर्म क्रिमिनल लॉ कंट्री ने प्रिंसिपल, मतलब कि जो क्रिमिनल लॉ का जो रिफॉर्म है वो प्रिंसिपल में इफेक्टिव होने चाहिए और एफिनिव मैनर के अंदर। और वो क्या इंश्योर करे, सेफ्टी और सिक्योरिटी ऑफ द इंडिविजुअल, और कम्युनिटी की सेफ्टी के लिए वो बात करें, इंडिविजुअल की सेफ्टी होनी चाहिए, नेशन की सेफ्टी होनी चाहिए, और उनको प्रायोरिटी इनको दी जानी चाहिए कि जस्टिस होना चाहिए, डिग्निटी होनी चाहिए, और इंडिविजुअल की डिग्निटी को कोई ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम इसमें ये खड़ी हो जाती है कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर लॉ कमीशन के अंदर कोई भी ये टास्क नहीं दिया कि लॉ कमीशन को उनके अंदर शामिल भी नहीं किया, उनकी जो ओपिनियन वो भी नहीं गए। और एक और डाइवर्सिटी है, इसकी लैक ऑफ प्रॉब्लम ये है इसके कि सारे के सारे इसका जो मेंबर है वो मेल है, एक भी फीमेल मेंबर को शामिल नहीं किया गया है। और जब एक कमेटी है 2003 के अंदर आई थी, मालिमत कमेटी नाम था उसका, जीएस मालिमत कमेटी, उसने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में रिफॉर्म के अंदर बहुत सारे सजेशन दिए थे, बहुत सारे सजेशन थे जो वेरियस ग्राउंड से रिलेटेड थे, मतलब कैसे सजेशंस को इम्पार्ट किया जा सकता है। लेकिन इसके अंदर भी क्रिटिसिज्म की बात आती है कि इसने क्या रीजनेबल डाउट से इसके चेंज कर दिया, अपने जो एविडेंस है वो चेंज कर दिया, क्लियर और कन्विंसिंग होता है। मतलब कि जो रीजनेबल चीज़ है उसको आप छोड़ के जो आपको क्लियर ही क्या दिखता है और कन्विंस क्या है, आपके लिए एक्सेप्टेबल क्या चीज़, उन एविडेंस को आप सजेस्ट एक्सेप्ट कर दिए। और दूसरा एक रिपोर्ट थी वो रिलेटेड थी कॉम्प्रहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव रिपोर्ट ऑन रिफॉर्म रिलेटेड टू वुमेन, सेफ्टी ऑफ द वुमेन्स, जो 1 महीना उसको लगा था। उसने भी बहुत सारे चीज़ें बताई गई थी कि वुमेन्स की सेफ्टी को कैसे इंश्योर किया जा सकता है। तो उसको भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ हद तक एक्सेप्ट किया और कुछ हद तक एक्सेप्ट नहीं किया। और अब राइटर है इसके अंदर कुछ सजेशन देने की कोशिश करते हैं कि हाँ, क्रिमिनल जस्टिस लॉ को रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, टाइम टू टाइम के साथ इसको रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, क्योंकि पुराने हमारे लॉ के अकॉर्डिंग अभी की चीज़ें नहीं चल सकती। लेकिन उसके अंदर क्या किन किन को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। ट्रायल को एक स्पीड लेवल में होना चाहिए, मतलब ट्रायल है वो बहुत एक स्लो प्रोसेस में, आपने देखा होगा कई ट्रायल है 10 साल 12 साल 15 20 साल तक चलते हैं, और वो भी तब तक चलते रहते कि क्रिमिनल्स तो मर जाते। उसके बाद में जो वर्डिक्ट था उस वर्डिक्ट को मतलब नहीं। फिटनेस को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, ट्रैवल और विक्टिम के एड्रेस किया जाना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन मैकेनिज्म को इम्प्रूव किया जाना चाहिए। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो टॉर्चर सिस्टम है, जो क्या है
कि पुलिस का अंदर टॉर्चर होता है, कि जेल के अंदर टॉर्चर होता है, उनको ख़त्म किया जाए। अभी की जो न्यूज़ है तमिलनाडु की, जिसमें दोनों बाप और बेटे की मौत हो गई, जिसने उसके अंदर क्या हुआ था कि उसने मतलब पुलिस ने उनको टॉर्चर किया और उनकी मौत हो गई पुलिस कस्टडी के अंदर। तो इनका ये मतलब बहुत सारी चीज़ों को शामिल किया जाने से हर सिविल सोसाइटी को पूरी की पूरी चीज़ों को शामिल करके और रिफॉर्म लाने की कोशिश है। और इसके अंदर ये है कि रिफॉर्म इज़ बेस्ट अचीव्ड थ्रू क्वेश्चन इंक्लूसिव अप्रोच, और इनके इंक्लूसिव अप्रोच को अपनाया जाना चाहिए। तो ये अब आर्टिकल, अब आगे चलते हैं हम। तीसरा आर्टिकल हमारा रिलेटेड फिजिकल काउंसिल। हमारे जो फॉर्मर गवर्नर है डी सुब्बाराव, जो आरबीआई के गवर्नर, उनके द्वारा ये लिखा गया है कि मतलब कि इसके अंदर फिजिकल पॉलिसी को, फिजिकल जो काउंसिल है, फिजिकल काउंसिल को हमें एक्सेप्ट किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। इसके बारे में ये बताया गया है कि फिजिकल काउंसिल होती क्या है, इसे हमें इस्टेब्लिश किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना। अब प्रॉब्लम कहाँ से चालू होती है यहाँ पे। अभी की जो एपिडेमिक सिचुएशन क्रिएट हुई है हमारे सोसाइटी के अंदर, हमारे देश के अंदर। अब ये प्रॉब्लम इतनी क्रिएट हो चुकी है कि गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर को लोन लेने की ज़रूरत है। अब लोन वो किस तरह की एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग के प्रकार से आरबीआई से लोन सकता है और पब्लिक से भी लोन ले सकता है, लेकिन पब्लिक से कुछ लोन नहीं ले सकती गवर्नमेंट, क्योंकि पब्लिक के पास ऑलरेडी मनी नहीं है उनके हैंड के अंदर। तो वो कैसे एक्सपेंडिचर करेगी, और जब एक्सपेंडिचर होगा तो इकोनॉमी बढ़ेगी। अब इकोनॉमी हमारी ठप पड़ी है, लेकिन डी सुब्बाराव इसके अंदर ये बताने की कोशिश करते हैं कि किसी भी सिचुएशन में गवर्नमेंट को लोन लेना चाहिए और उसे अपने फिजिकल डेफिसिट के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अब फिजिकल डेफिसिट क्या चीज़ होती है? फिजिकल डेफिसिट ये चीज़ होती है, ये आपने भी पहले पढ़ रखा होगा। फिजिकल डेफिसिट होती है कि इस फिजिकल के अंदर हमारा कितना एक्सपेंडिचर है और कितना हमारा रिसिप्ट है, रेवेन्यू, मतलब हमारी रिसिप्ट कितनी, अगर रिसिप्ट हमारे रेवेन्यू कितना कलेक्शन होगा। अगर रेवेन्यू से ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो जाता है कि हमने 1 रुपया तो हमारा रेवेन्यू है, लेकिन हमने एक्सपेंडिचर कर दिए 2 रुपये, तो हमारा जो माइनस 1 रुपये होगा ये हमारा फिजिकल डेफिसिट हो गया। तो ये कम से कम होना चाहिए, मतलब कि इसके अकॉर्डिंग। जबकि डिविस पर है कि इस फिजिकल डेफिसिट आप ध्यान मत दीजिए और आप ज़्यादा से ज़्यादा बोरो करिए, कहीं से भी आपको जहाँ पर से बोरो मिलता है वो बोरो करिए, और मैक्सिमम आप एक्सपेंड। तो फिजिकल काउंसिल के बारे में बताइए कि फिजिकल काउंसिल है वो अभी की ये बात नहीं है, ठीक है। ये फिजिकल काउंसिल क्योंकि नई बात नहीं हो चुका है। जैसे 13 फाइनेंस कमीशन, 14 फाइनेंस कमीशन ये एक्सपेक्ट किया था और एक्सेप्ट किया था। और एक FRBM एक्ट है जो 2003 के अंदर फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट है, जिसकी कमेटी को हेड किया था एन के सिंह कौन है? जो 15 फाइनेंस कमीशन के जो अभी चेयरमैन है, वो वही इनके जो हेड थे। तो इन्होंने भी इन चीज़ को इसको सजेस्ट किया था कि फिजिकल काउंसिल को होना चाहिए। अब क्या है, फिजिकल काउंसिल के बहुत सारे काम भी होंगे। क्या क्या काम करेगी, क्या क्या काम। अब फिजिकल काउंसिल IMF के रिपोर्ट के अनुसार, IMF क्या है? एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। इसके अकॉर्डिंग आज तक, अभी तक मतलब कि 50 कंट्रीज़ के अंदर, कितने 50 कंट्रीज़ के अंदर फिजिकल काउंसिल है, और वो अलग अलग के हिसाब से, अलग अलग देश के अकॉर्डिंग, अपने देश की जो उनकी कन्वेंशन होती है उसके अकॉर्डिंग वो काम करती है। उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर क्या क्या काम होते हैं? उनका जो मेन काम होता है परमानेंट एजेंसी है, और ये कि फिजिकल जो गवर्नमेंट के फिजिकल प्लान्स हैं उनको वो एसेस करती है कि मतलब गवर्नमेंट के क्या प्लान है, कैसे क्या मतलब कि आने वाले फिजिकल के अंदर वो कैसे प्रॉफिट क्या फ़ायदा करेगा नहीं करेगा, उसके बारे में बताता है। मैक्रो इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी के बारे में बताता है, और पब्लिक डोमेन के अंदर इस चीज़ को रखता भी है कि इसके अंदर क्या क्या किया जाए। इसके अलावा और इसके क्या कारण और उसके क्या काम हो सकते हैं, और फिजिकल पॉलिसी को वो एसेस करने का काम कर देगी। मल्टी ईयर फिजिकल प्रोजेक्शन करेगी, मतलब कि मल्टी ईयर फिजिकल प्रोजेक्शन मतलब क्या है कि जैसे कि अगले साल के लिए, जैसे कि 2021 के लिए, 2022 के लिए, 2023 के लिए, इस फिजिकल के को पहले से बता देगी कि हमारी के GDP कितनी है, कि 6% है कि 4% है। लेकिन इसके अलावा और भी कौन काम करता है कि IMF भी काम करती है, ये कौन, वर्ल्ड बैंक भी काम करती है, ये कौन, RBI भी काम करती है। तो इसका काम क्या हुआ, इसको अलग से लाने की क्या ज़रूरत है? लेकिन राइटर ये बताने को दे कि ये जब होंगे तो ये भी काम करेगी। तीसरा काम इसका होगा फिजिकल सस्टेनेबिलिटी एनालिसिस करेगी कि सस्टेनेबिलिटी कितनी है फिजिकल की।
हमारे के जो रेवेन्यू है उसके सस्टेनेबिलिटी को बताएगी। फिर प्रोवाइड एन इंडिपेंडेंट असेसमेंट, मतलब एक इंडिपेंडेंट असेसमेंट देगी कि कैसे इंडिपेंडेंट असेसमेंट को हमने किया जा सकता है। पांचवी चीज़ इंप्रूवमेंट है डाटा कलेक्शन, डाटा कलेक्शन को हमें इम्प्रूव करेगी। और फिर चौथा एनुअल फिजिकल स्टेटस रिपोर्ट को भी हैंडल करने की कोशिश करेगी। ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो अब राइटर ये बताने कोशिश करते हैं, ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हमारे पास है। जैसे आरबीआई हमारे पास इंस्टीट्यूट है, नीति आयोग हमारे पास इंस्टीट्यूट है, सीएसओ हमारे पास इंस्टीट्यूट है, एनएसएसओ हमारे पास इंस्टीट्यूट है। अब अगर ये इंस्टीट्यूट है और ये भी काम फिजिकल काउंसिल भी ये सेम काम करेगी तो दोनों को लाने की ज़रूरत क्या पड़ी। लेकिन इसके अंदर राइटर ये बताने की कोशिश करते हैं हमें रियलिटी हमें इससे ज़रूरत है कि नहीं है। तो ये राइटर ये बताते हैं कि रियली हमें इसकी ज़रूरत है, कि मतलब कि ये हमारे ये जो भी इतने इंस्टीट्यूट इनको ये सपोर्ट ही करेगी, इसको नुकसान करने की बात नहीं है। इनकी जो काम है उनको सपोर्ट करेगी और ये नई चीज़ लाने की कोशिश करेगी। और ये और भी क्या करेगी, अब जैसे कि फिजिकल काउंसिल आएगी तो इसके असेसमेंट को लेगी, ठीक है। और काउंसिल का मैंडेट अब क्या क्या काउंसिल क्या क्या फिजिकल रिव्यू कमेटी का है उसको रिव्यू करने के काम करेगी। फिजिकल काउंसिल मैंडेट विल के रेस्ट्रिक्शन कहाँ कहाँ इसके रेस्ट्रिक्शन ये चीज़ें लाने की ये कोशिश करेंगी। फिर ये बताने की कोशिश करते हैं कि हमारे सी है तो सी हमारी क्या करता है। सी एक कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल है जो हमारे फिजिकल अकाउंट को ऑडिट करता है। तो ये ऑडिट करेगा तो इसका क्या काम करेगा। और जब ये फिजिकल जो हमारे सी ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जबकि फिजिकल काउंसिल ये कॉन्स्टिट्यूटिव बॉडी नहीं होगी, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सी होगा कि सी इस चीज़ को ऑडिट करे, नहीं किसी और इसके अलावा ये क्या होगी, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, आरबीआई है, सीएसओ है, नीति है, इन सबको और इन ऑफिसर्स को इनको सबको एक कोऑपरेटिव मैनर के अंदर साथ में आना चाहिए और इस फिजिकल काउंसिल को इस्टेब्लिश किया जाए तो हमें एक अच्छा बेनिफिट मिलने की बात होगी। तो ये आर्टिकल था हमारे फिजिकल काउंसिल से रिलेटेड। अब अगला आर्टिकल हमारा होगा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से रिलेटेड। ये आर्टिकल एक टीएमसी के लीडर है दिवेक ओबरियन, उनके द्वारा लिखा गया। उन्होंने कुछ पॉलिटिक्स भी डिस्कस की है इसके अंदर, जबकि हम पॉलिटिक्स डिस्कस नहीं किए, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग और हम क्या क्या है उसके अकॉर्डिंग हम इसको डिस्कस करेंगे। पहली बात तो ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या होता है, और मैंने इसमें फोकस किया क्या है फिजिकल फेडरलिज्म। फिजिकल फेडरलिज्म का मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिजिकल जो रेवेन्यू आया है, कहीं जितना भी रेवेन्यू आ गया सेंटर के पास, वो सेंटर डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेगी स्टेट के साथ और सेंटर के साथ में, तो इसके बारे में बताएगा। और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ये होता है कि सेंटर और स्टेट दोनों कोऑपरेटिव मैनर के अंदर हमारे देश को आगे ले जाने के अंदर कोशिश करें, वो लड़े नहीं आपस में और ये चीज़ें करें। तो इसके अंदर ये बताने की कोशिश की कि राइटर के अंदर कैसे कि मतलब कि पुराने ज़माने 1980s का, तो मतलब जब स्टेट किसी अपोजिशन पार्टी के द्वारा रूल किया जाता था तो आर्टिकल 356 का यूज़ करें। आर्टिकल 356 इससे किससे रिलेटेड है, ये प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड है। जब कॉन्स्टिट्यूशन मशीन फेल होती है तो गवर्नर के द्वारा प्रेसिडेंट के जब गवर्नर उसको रिपोर्ट करके प्रेसिडेंट के द्वारा पर प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है, लगाया जा सकता। तो ये चीज़ें की जाती थी। जब उसका सरकारी या कमीशन इसके बाद में इस्टेब्लिश किया गया कि फॉर्मेशन किया गया कि मतलब ये रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि मतलब उसके सेंट्रल स्टेट रिलेशन को कैसे इम्प्रूव किया जाता है। लेकिन उसने रिपोर्ट भी सौंपी गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, लेकिन उसने उसके को एक लेटर स्पिरिट के अंदर उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। 14 फाइनेंस कमीशन के अंदर कुछ सजेशन दिया था कि 42% और 58%। 42% जो होगा रेवेन्यू होगा वो स्टेट को दिया जाएगा और 58% जो रेवेन्यू होगा वो सेंटर को दिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में जब ये चीज़ें आई तो मतलब कि जीएसटी काउंसिल ऑफ जी गुड्स एंड सर्विस टैक्स आया, तो उसने जो स्टेट के पास जो अधिकार थे उसको कैसे छीनेगा। स्टेट के पास बहुत सारे अधिकार, जैसे कि वो अपना रेवेन्यू को
कलेक्ट कर सकती थी। अब वो पूरे का पूरा डिपेंडेंट हो गए, सारे के सारे स्टेट वो सेंटर के ऊपर से हो गए, सेंटर की मर्जी के ऊपर डिपेंडेंट हो गए कि सेंटर कितना क्या रेवेन्यू उन्हें दे। अब सेंटर क्या है कि सेस भी लगाती है बहुत सारी चीज़ों का, मतलब सेस है वो स्टेट के साथ उसको शेयर नहीं किया जाता था, वो सेस के पास रहता है। फिर जीएसटी कलेक्शन होता है, वो जीएसटी कलेक्शन उसके अंदर दिया जाता है, ठीक है। और बहुत सारा कि ये राइटर बताने की कोशिश की लगभग 35,000 करोड़ के आसपास है जो कंपनसेशन जो स्टेट को दिया जाना चाहता था, वो अब जून में जाके मिल रहा है कि 5 साल बाद के अंदर। और कैसे कि जीएसडीपी है, तो ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, वो कैसे ख़त्म हो गया। और जब ये लीडर ये वेस्ट बंगाल से है, टीएमसी लीडर है, तो ये बताने की कोशिश करते कि कैसे साइक्लोन एम्पन आया था बंगाल के अंदर, उसने पूरी पॉपुलेशन और पूरे बंगाल की इकोनॉमी को डिवास्टेटेड कर दिया। तो गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ने लगभग 6,250 करोड़ रुपए दिए थे, और जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत कम मनी दी थी उनको रिनोवेट करने के लिए, इन चीज़ों को वापस से लाने के लिए 1,000 करोड़। तो ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। मिनिस्ट्री उसने भी 49,100 करोड़ रुपए थे वो वैसे, जो कि उनके पंचायत इंस्टीट्यूट को रीडेवलप करने के लिए, जो 70% मनी थी वो ग्राम पंचायत के अंदर खर्च होनी थी, और 30% जो मनी थी वो पंचायत समिति और जिला परिषद में खर्च होनी थी। लेकिन जो अब तक है वो एक पैसा भी उस गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल को नहीं मिला है, ठीक है। फिर राइटर एफआरएम प्रोविजंस के बारे में बात करते हैं, क्योंकि फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की बात करते हैं कि सेंटर के पास तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कि वो मनी को बोरो करता है, एक्सटर्नली बोरो कर सकता है, आरबीआई से बोरो करता है। लेकिन जो स्टेट के पास होती है, स्टेट के पास बहुत कम अपॉर्चुनिटी होती है और बहुत कम मीन्स होते हैं जिससे वो बोरो कर सकती है, ठीक है। और वो उनके उसके ऊपर प्रॉब्लम भी होती है कि उनके एक लिमिट लगा दी जाती है आपको, फिर 3.5 हो गया 4%, और हर साल जैसे आप आगे जाते रहेंगे वो कम होता जाएगा। तो ये चीज़ें बता रखी है इसके अंदर। तो ये था हमारा ये आर्टिकल, आज ये 4 आर्टिकल ही इंपॉर्टेंट थे, ये हमने डिस्कस कर दी। थैंक यू।